Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. मैम ये जो पॉइंट करना चाहते थे लास्ट हाँ, ये वापस पहले इधर एक्सप्लेन वापस करती हूँ। बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल। Non-alignment was not, as some suggest, a noble international cause which had little to do with India's real interest. अब जैसा कि नॉन अलाइनमेंट को लोग बाग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि ये एक इंटरनेशनल नोबल इंटरनेशनल कॉज है और इसका बहुत कम इंटरेस्ट है इंडिया की चीजों से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। Non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. एक non-aligned posture जो है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट था इंडिया का अपने पर्सनल मोटिव के लिए, काफी डायरेक्टली था और बेसिकली ये दो पॉइंट्स के अंदर मेंशन किया गया है। पहला है, first, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of the superpowers and their allies. अब पहला ये है, पहली बात ये बोली गई है इस चीज को जस्टिफाई करते हुए कि नॉन अलाइनमेंट जो ये चलाया गया था उसमें इंडिया के पर्सनल मोटिव्स जो थे डायरेक्ट तरीके से कैसे इन्वॉल्व थे कि इंडिया इंटरनेशनल डिसीजंस लेने में अपने आप को स्थापित कर पाया था। वो लोगों के लिए स्टैंड्स ले रहा था, लेकिन वो बेसिकली खुद के लिए अपनी चीजों को, अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए कर रहा था, अपनी इच्छाओं या अपनी जो भी फायदे हैं एक तरीके से उनको पूरा करने के लिए कर रहा था। और उसका कोई मतलब, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था सुपर पावर्स या उसके एलाइज में कि भाई वो जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उसकी, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और ये क्लियरली कैसे हुआ है ये आपको आगे जाकर के पता पड़ेगा, बट बेसिकली ये बात सिर्फ इस पॉइंट के अंदर यही मेंशन की गई है कि बताया गया है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था नैम को लेकर के, ठीक है, और किसी और को उससे कोई मतलब नहीं था। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इंडिया अक्सर बैलेंस कर पाता था एक सुपर पावर को दूसरे के अगेंस्ट में या उसके दोनों को बैलेंस कर पाता था। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड वन सुपर पावर, इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। अगर इंडिया को लगता था कि कोई सी भी सुपर पावर, यूएसए हो या यूएसएसआर, अगर दोनों में से किसी एक ने भी उसको ढंग से ट्रीट नहीं किया है या उसको इग्नोर किया है या उसने कोई पॉइंट रखा है, उसको पूरी तरह प्रेशराइज करा जा रहा है किसी भी तरीके से, तो ये क्या करता था, उसको छोड़ करके दूसरी जो सुपर पावर थी उसके सपोर्ट में एक तरीके से उसकी तरफ झुकाव कर लेता था अपना। तो neither alliance system could take India for granted or bullied। तो इसीलिए कोई सा भी alliance system हो, यूएसए का हो या यूएसएसआर का हो, कोई भी इसको प्रेशराइज नहीं कर सकता था, बुली नहीं कर सकता था और ना ही फॉर ग्रांटेड ले सकता था कि हाँ ठीक है तो इंडिया है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके होने या नहीं होने से। ऐसी वाली चीज जो है वो नहीं देखी जा सकती थी। इंडिया का स्टैंड जो है वो इतना पावरफुल हो गया था। समझ में आया? यस मैम, थैंक यू। ओके, तो हमने कल इसी के बारे में पढ़ा था, अब आगे का कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक में। India's policy of non-alignment was criticized on a number of counts। इंडिया की जो पॉलिसीज थी नॉन अलाइनमेंट को लेकर के, उनको काफी सारी चीजों, काफी सारे पॉइंट्स के हिसाब से इनको क्रिटिसिज्म भी मिला है, काफी क्रिटिसाइज भी किया है। Here we may refer to only to criticism। यहाँ पे हम सिर्फ दो क्रिटिसिज्म जो है उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। पहला है, फर्स्ट, India's non-alignment was said to be unprincipled in the name of pursuing its national interest. India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues। पहली चीज जो देखी गई थी इंडिया की नॉन अलाइनमेंट, वो बोली गई थी कि बिल्कुल अनप्रिंसिपल्ड है, यानी कि इसके अंदर सही तरीके से जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो नहीं है मेंशन्ड। इन द नेम ऑफ परसुइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues। अब ये बोला जा रहा था, ये अनप्रिंसिपल्ड वाली जो चीज है, इसको लाइन को अच्छे से समझे आप, ये इसलिए कही जा रही थी कि इंडिया खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, परसूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, खुद के नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये अक्सर एक फर्म स्टैंड लेने की कोशिश करता है इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि जो क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको ये नाम के लिए उनका सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका असल जो मोटिव है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है, ठीक है, तो इसीलिए इसको अनप्रिंसिपल्ड बोला जाता था।
दूसरा है, it is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures. ये बिल्कुल भी consistent नहीं है अपनी बातों में, regularity नहीं है इसकी बातों में, और अधिकतर ये contradictory postures लेता है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा different हो जाती है. Having criticized others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. अब ये contradictory postures वाली जो चीज है, ये कैसे बोली गई है, वो ये है कि भाई ये वैसे तो क्रिटिसाइज करता था, निंदा करता था लोगों की जो अलायंसेस को ज्वाइन कर लेते थे, कि इसने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया या यूएसए को ज्वाइन कर लिया, ये इसकी सपोर्टिंग कंट्रीज हो रही है, ये उस चीज की पूरी तरह से निंदा करता था. लेकिन इंडिया ने खुद ने एक ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अगस्त 1971 में. और ये किसके साथ करी थी? यूएसएसआर, जो अपने आप में दूसरा एक सुपर पावर था, और वो भी कितने सालों के लिए करी थी? 20 इयर्स के लिए. तो एक तरीके से यही माना जाएगा ना कि इंडिया ने खुद ने क्रिटिसाइज तो करा इस चीज को कि आप दूसरे सुपर पावर्स को ज्वाइन कर रहे हो, उसके अलायंस बन रहे हो, और साथ में खुद ही नहीं अपनी ही बात को वो करते हुए, अपने लिए ही पॉइंट रखते हुए ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन एज इन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ज्वाइन कर ली, साइन कर ली. This was regarded particularly by outside observers as the virtually joining the Soviet alliance system. तो बाकी के जो लोग थे वो इस चीज को ऐसे देख पा रहे थे कि इन्होंने सोवियत अलायंस सिस्टम जो है वो ज्वाइन कर लिया है. The Indian government's view was that India needed diplomatic and possibly military support during the Bangladesh crisis, and that in any case the treaty did not stop India from having good relations with other countries including the USA. अब इंडिया ने अपना पॉइंट रखा कि भाई हमने ये जो साइन करा है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ये क्यों साइन किया? क्योंकि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जरूरत है और साथ ही साथ मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत है. जब ये बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था उस समय की बात है, ठीक है. तो किसी भी केस में ये ट्रीटी जो है इंडिया को स्टॉप नहीं कर रही है कि उसके बाकी रिलेशंस जो है यूएसए से खराब हो, क्योंकि दूसरी कंट्री जैसे कि सुपर पावर जो थी वो यूएसए या कोई और कंट्रीज जो उसके सपोर्टिंग अलायंस सिस्टम में हो, उनसे इसके रिलेशन खराब नहीं हुए हैं. ये इन्होंने अपना पॉइंट रखा है. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ओके. तो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं, ये जो क्रिटिसिज्म है दिया गया है, इन दोनों ऊपर वाले पॉइंट्स को, फर्स्ट और सेकंड, ये दिए गए हैं आपको जर्नल लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एग्जांपल सेट करते हुए दिया गया है कि कैसे ये अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और कैसे अपनी ही बात को लेकर के इनकंसिस्टेंट हैं. तो ये चीज जो है आप अपने आंसर के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि काफी इम्पैक्टफुल रहेगा. ठीक है. अब है नॉन अलाइनमेंट एज अ स्ट्रेटेजी इवॉल्व्ड इन द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट. अब नॉन अलाइनमेंट जो है वो एक स्ट्रेटेजी की तरह है जो कोल्ड वॉर के समय में काफी इवॉल्व हुई है, काफी डेवलप हुई है. As we will see in chapter 2, with the disintegration of the USSR and the end of the Cold War in 1991, non-alignment, both as an international movement and as the core of India's foreign policy, lost some of its earlier relevance and effectiveness. अब जैसे कि आप चैप्टर 2 के अंदर देखेंगे कि कैसे यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ है, टूटा है, बिखरा है, और उसी के तहत 1991 में कोल्ड वॉर जो है वो भी खत्म हो जाता है, और नॉन अलाइनमेंट जो है वो एक इंटरनेशनल मूवमेंट की तरह जो शुरू हुआ था, उसमें इस इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कोर स्टैब्लिश हुआ, और कुछ जो पहले की इफेक्टिवनेस थी, जो पहले की चीजें थी, जो रिलेटिव थी, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ में कम हो गई. हाउएवर नॉन अलाइनमेंट कंटेन सम कोर वैल्यूज एंड एंड्योरिंग आइडियाज. लेकिन हालांकि नॉन अलाइनमेंट के अंदर फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी कुछ वैल्यू बची थी और कुछ अच्छे आइडियाज बचे थे अभी भी. It was based on the recognition that decolonized states share a historical affiliation can become a powerful force if they come together. और ये जो वैल्यूज और आइडियाज बताए गए हैं ऊपर अभी लाइन में जो नॉन अलाइनमेंट के अंदर बचे थे, वो ये थे कि ये अभी भी पहचानता था, उन चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा था कि जो अभी रिसेंटली तो नहीं डीकॉलोनाइज्ड स्टेट्स हुई हैं, अगर वो साथ में, क्योंकि उन सबका एक ही हिस्ट्री रही है कि उनको दूसरी इंपीरियल स्टेट्स जो थी वो आकर के कॉलोनीज बना करके रूल कर रही थी और वो फिर उसके बाद आजाद हुई थी. तो अगर इस तरह की सारी स्टेट्स आकर के एक साथ
इकट्ठी हो जाए, यूनिटी में आ जाए, तो वो काफी कुछ पावरफुल तरीके से चेंजेस ला सकते थे वर्ल्ड के अंदर. It meant that the poor and often very small countries of the world need not become followers of any of the big powers, and they could pursue an independent foreign policy. यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये गरीब और छोटे छोटे देश जो हैं, जो रिसेंटली डीकोलोनाइज हुए थे, ये अगर साथ में इकट्ठे हो जाएं और यूनिटी के साथ में रहें, तो इनको जरूरत नहीं है किसी भी बड़ी पावर को फॉलो करने की, और ये अपने तरीके से चीजों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद सेट कर सकते हैं और अपने आप को प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं, एक डेवलप्ड नेशन की तरह स्टैब्लिश कर सकते हैं. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत अभी तक? No, ma'am, no. Okay, it was also based on a resolve to democratize the international system by thinking about an alternative world order to redress existing inequities. अब ये भी एक तरीका था, नैम जो है वही एक तरीका था कि ये हम पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये सोच करके कि वर्ल्ड, ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड तैयार कर सकते हैं जहां पे ये इनइक्विटीज जो पहले से है, इनइक्वालिटीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उनको भी हम हटा सकते हैं अगर हम ये नैम की जो चीज है, ये जो पॉलिसी है, उसको फॉलो अप करें. These core ideas remain relevant even after the Cold War has ended. ये ही सारे आइडियाज जो हैं वो अभी तक रहे, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था उसके बाद भी ये सारी चीजें जो हैं रेलेवेंट रही, एग्जिस्ट करी. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? No, ma'am. Okay. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So we left some boxes related to some leaders. So now I'm gonna teach you that, starting from the beginning of this chapter. Okay. तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था. पहले हमने पढ़ा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. इसके अंदर हमने देखा कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर जो है वो एक रूप ले रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में दोनों ही सुपर पावर्स जो है वो एक हॉट वॉर से बचने की कोशिश कर रही हैं, और साथ ही साथ ये कैसे दूसरे जितने भी नेशंस थे उनको अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रही थी, अपने अलायंस के तौर पे, अपने सपोर्ट सिस्टम के तौर पे. ये सारी चीजें हमने देखी थी. और फिर ये काफी ज्यादा पोजेशन जो है वेपन्स का वो करने लग गए थे. अब ये जो इन्होंने दूसरे अलायंस सिस्टम जो था उनका, उसके नाम थे नाटो मेंबर्स, और दूसरा वाला जो था यूएसएसआर वाला वो था वार्सो पैक्ट मेंबर्स. दूसरे कम्युनिस्ट नेशंस जो हैं वो अलग तरीके के थे, और बाकी जो थे वो इनसे बिल्कुल अलग थे. ये हमने मैप्स के अंदर मैप से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी. अब ये दो सुपर पावर ब्लॉक्स जो हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे ये इमर्ज हुए थे. यूएसए कैसे एक तरीके से जो अलायंस सिस्टम है उसने कैसे डेवलप किया, और यूएसएसआर जो है उसने कैसे डेवलप किया. फिर इनकी पॉलिसीज जो है वो अलग अलग थी, इनके आइडियोलॉजिकल आइडियाज अलग अलग थे, इनकी सोच जो थी वो अलग अलग थी. कुछ जो थे उनके आइडियोलॉजिकल रीजन ऐसे थे कि कुछ सुपर पावर्स जो थी वो लिबरल आइडियाज को और डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को बेटर मानती थी, और कुछ जो थे वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को बेटर मानते थे. अब ये एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर कैसे स्टैब्लिश हुए थे वो हमने देखा था कि यहाँ पर कोरिया के अंदर वॉर्स हुए थे, बर्लिन के अंदर हुए थे, और कॉन्गो के अंदर हुए थे, जहां पर ये सुपर पावर्स जो है अपने पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी अपना आपको पूरी तरह से स्टैब्लिश करने की, लेकिन इनके साथ में छोटी छोटी लड़ाइयां हुई थी. और वहीं इंडिया जो है जिसको रिसेंटली आजादी मिली थी, वो इस चीज से अपने आप को बिल्कुल अलग रख रहा था, एज एन नैम के तौर पे, नॉन अलाइंड मूवमेंट के तौर पे, और उसने अपने साथ में 4 और देशों को जोड़ा था. ठीक है, यहाँ पे कोल्ड वॉर टाइमलाइन दी गई है, पहले इसको पढ़ लेते हैं. 1947 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ द कम्युनिज्म, ये चीज हुई थी. यहाँ पे इन्होंने अपना डॉक्ट्राइन ऑफ अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म जो है वो रखा. 1947 से 52 के अंदर मार्शल प्लान आया, जहाँ पे यूएस एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप को उसने हेल्प पहुंचाई थी यूएस ने, क्योंकि आपको पता होगा यूएसए जो है वो वेस्टर्न यूरोप को हेल्प क्यों पहुंचा रहा था, क्योंकि वो उसको अपने अलायंस सिस्टम के अंदर लाना चाहता था. यूरोप जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के अंदर डिवाइडेड था. वेस्टर्न साइड यूएसए की थी और ईस्टर्न साइड जो है वो यूएसएसआर की थी. 1948 से 49 के अंदर बर्लिन ब्लॉकेड बाय द सोवियत यूनियन एंड द एयरलिफ्ट
of the supplies to the citizens of West Berlin by the US and its allies. अब दूसरी तरफ जो था सोवियत यूनियन भी कोशिश कर रहा था, उसने बर्लिन को ब्लॉक कर दिया था, उसकी जो ये सप्लाईज पहुंचा रहे थे वेस्ट बर्लिन की तरफ यूएसए वाले या उसके अलाइज जो है उसकी सप्लाईज को बिल्कुल रोक दिया था। 1950 से 53 के अंदर कोरियन वॉर हुआ, डिवीजन हुआ कोरिया का 38 पैरेलल के अंदर, ठीक है। 1954 के अंदर डिफीट ऑफ द फ्रेंच बाय द वियतनामीज एट द डाइन वाइन फू, signing of the Geneva Accords, division of the Vietnam along the 17 parallel formation of सीटो। अब यहाँ पर फ्रेंच जो है वो वियतनामी से हार गए थे, इन्होंने जेनीवा अकॉर्ड्स को साइन किया था, वियतनाम के डिवीजन हुए थे और इसी समय जो है C2 जैसे नाटो था वैसे ही सीटो का फॉर्मेशन हुआ था। फिर है 1954 से 75 अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम, अमेरिका ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी वियतनाम में, जिसका हमने कार्टून कैरेक्टर जो है वो भी देखा था नीचे। 1955 के अंदर साइनिंग ऑफ द बगदाद पैक्ट लेटर सेंटो, 55 के अंदर बगदाद पैक्ट साइन किया गया था, सेंटो का फॉर्मेशन हुआ था। 1956 के अंदर सोवियत ने इंटरवीन करी थी, इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी हंगरी के अंदर, इंटरवेंशन इन हंगरी। ये सारी जो डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रखी है, यू डोंट हैव टू गो एंड डीप स्टडी अबाउट देम, यू जस्ट हैव टू नो द ईयर्स एंड द थिंग्स दैट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Then in 1961, US sponsored Bay of Pigs invasion of Cuba, construction of the Berlin Wall. अब US ने स्पॉन्सर किया Bay of Pigs invasion क्यूबा के अंदर और वहां पे बर्लिन वॉल जो है वो बनवाई। 1962 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। 1965 के अंदर अमेरिकन इंटरवेंशन हुआ इन द डोमिनिकन रिपब्लिक। 1968 के अंदर सोवियत इंटरवेंशन हुआ इन चिकोस्लोवाकिया, इन्होंने इंटरफेयर किया था चिकोस्लोवाकिया के अंदर। 1972 के अंदर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन विजिट्स टू चाइना, रिचर्ड निक्सन जो है चाइना विजिट करते हैं, इसके बारे में भी हमने एक नीचे कार्टून कैरेक्टर देखा था। इनकी जो ये विजिट थी उसके बारे में यूएसएसआर को खबर नहीं थी। 1978 टू 89 के अंदर वियतनामीज जो है वो इंटरवीन करते हैं, इंटरवेंशन इन कंबोडिया। 1979 टू 89 सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, सोवियत इंटरवीन करते हैं अफगानिस्तान में। 1985 के अंदर गोरबाचेव becomes the president of the USSR, begins the reform process। गोरबाचेव जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसएसआर के और वो वापस से रिफॉर्म प्रोसेस शुरू करते हैं। 1989 के अंदर वॉल ऑफ द बर्लिन, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, ये जो बर्लिन की दीवार बनवाई गई थी यूएस ने स्पॉन्सर करी थी, उसको गिरा दिया जाता है। मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स इन द ईस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप के अंदर सरकार जो थी उनके खिलाफ काफी ज्यादा विरोध होने लगता है। 1990 के अंदर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। 1991 के अंदर सोवियत यूनियन जो है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, ये चीज जो है सोवियत यूनियन ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है और कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस ईयर, ये ईयर याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? आप हैं यहाँ पे फाउंडिंग फिगर्स ऑफ द नेम। जोसेफ ब्रोज टीटो 1892 में इनका जन्म हुआ था, 1918 में इनकी डेथ हुई थी। प्रेसिडेंट थे यूगोस्लाविया के 1945 से 80 तक में। फॉट अगेंस्ट जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। कम्युनिस्ट थे, मेंटेन करते थे डिस्टेंस सोवियत यूनियन से और कोशिश कर रहे थे कि यूनिटी जो है वो जबरदस्ती लागू की जाए यूगोस्लाविया में। ठीक है, देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू, 1889 में इनका जन्म हुआ, 1964 में इनकी डेथ हुई। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1947 से 64 तक के टाइम पीरियड रहा प्राइम मिनिस्टरशिप जो रही इनकी। इन्होंने काफी एफर्ट्स लगाए एशियन यूनिटी के लिए, यानी एशिया के अंदर जो कॉन्टिनेंट है हमारा उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनको यूनाइट करने के लिए, डीकोलोनाइजेशन जो हुआ है उनको यूनाइट करने के लिए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में इन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट रखे अपने की न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एडवोकेटेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस फॉर सिक्योरिंग वर्ल्ड पीस, और इन्होंने इस चीज को पुरजोर सपोर्ट किया कि हमें पीसफुली कोएग्जिस्ट करना चाहिए और अपनी शांति से अपने देश को, अपनी दुनिया को बचा के रखना चाहिए। इन दोनों ही फाउंडिंग फिगर्स के बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। Okay, then we have the other founding figures of NAM.
Gamal Abdel Nasser, born in 1918 and died in 1970. इन्होंने इजिप्ट पर रूल किया है 1952 से 1970 के दौरान. espouse the causes of Arab nationalism and socialism and anti-imperialism. इन्होंने इन चीजों को काफी सपोर्ट किया है. अरब के अंदर नेशनलिज्म को सपोर्ट किया है, सोशलिज्म को किया है, और ये एंटी इंपेरियलिज्म यानी कि जो रॉयल रूल होता है उसके खिलाफ भी इन्होंने काफी चीजें कही हैं. नेशनलाइज द सूज कैनाल लीडिंग टू एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन 1956. इन्होंने सूज कैनाल जो है उसको नेशनलाइज करने के लिए भी काफी एफर्ट्स लगाए, जिसके बाद में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1956 के अंदर. देन वी हैव दिस अदर पर्सन सुकार्नो, born in 1901, died in 1970. फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के. इनका टाइम पीरियड जो था वो था 1945 से 65 का. लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, काफी फ्रीडम स्ट्रगल को इन्होंने लीड किया है. espouse the cause of socialism and anti-imperialism. इन्होंने भी इसी चीज को सपोर्ट किया है, सोशलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म. ऑर्गेनाइज द बंदूक कॉन्फ्रेंस, ओवरथ्रोन इन अ मिलिट्री कूप. और इन्होंने बंदूक कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कराई थी, जो बाद में जाकर के इनको मिलिट्री कूप के अंदर डाला गया था. देन वी हैव दिस फिफ्थ पर्सन, फाउंडर फिगर, क्वामी नक्रुमा, born in 1909, died in 1972. पहले प्राइम मिनिस्टर थे घाना के 1952 से 66 तक. led the freedom movement, advocated the causes of socialism and African unity. इन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और जो सोशलिज्म वाली चीज है उसके लिए इन्होंने सपोर्ट किया है. अफ्रीकन यूनिटी के लिए इन्होंने सपोर्ट किया है. अपोज न्यू कॉलोनिज्म, रिमूव्ड इन अ मिलिट्री कूप. और इनको भी जो है बेसिकली इन्होंने भी ये न्यू कॉलोनिज्म जो था उसके खिलाफ अपने पॉइंट रखे हैं. और साथ ही साथ इनको भी मिलिट्री कूप जो है उसके अंदर इन्होंने भी मिलिट्री कूप जो है वो रिमूव्ड इन अ मिलिट्री कूप, इनको भी हटाया गया था मिलिट्री कूप में से, जिनके अचीवमेंट्स थे या अकम्प्लिशमेंट्स थे उसमें से. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so we have completed Yes, ma'am. chapter. There is a little homework for you all. You have to study this box. ठीक है, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, ये आपने पढ़ना है. और कल मैं अगर आपको समझ में नहीं आएगा ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. साथ ही साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर डिस्कसिंग दैट वी विल डिस्कस द टेक अवे पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, so now I'm going to send you link for your next class. Okay, ma'am.